बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइंस। वाइटल्स का मीनिंग हम लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल्स का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, वो साइंस जो कि हमारी बॉडी के, वो इंपॉर्टेंट साइंस जो कि हमारी बॉडी किस तरह से चल रही है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, वो सब बताते हैं। क्या वो किसी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रही, या कोई रोग हमारे अंदर तो नहीं आ रहा, ये सब हमें उनसे बेसिक पता लगता है। क्या है वो वाइटल साइंस? मेनली हम 4 वाइटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। क्या है इनका काम? हेल्प टू डायग्नोज द डिजीज। टेम्परेचर के माने क्या? बॉडी टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी हीट। देखिए, हमारी बॉडी में हीट बनती भी है और हमारी बॉडी उसको बाहर भी निकाल देती है। तो बनने और बाहर निकालने में जो बैलेंस है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहलाता है। मेनली जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी का हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। कहाँ होता है ये? ब्रेन के अंदर होता है। वे टू प्रोड्यूसिंग हीट, कैसे पैदा होती है बॉडी में हीट? मैंने भी बताया ना कि हीट पैदा होगी और फिर बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करेगी, उस हीट को बाहर निकालेगी। दोनों प्रोसेस के बीच का जो बैलेंस होगा वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। हीट कैसे पैदा हो जाती है? मान लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हमने कुछ फूड खाए, जैसे कैलोरी वाले फूड यानी कि फैट खाया, प्रोटीन्स जो है टूटेंगे, उनसे जो एनर्जी निकलेगी उससे हमारी बॉडी में हीट आएगी। एक्सरसाइज अगर हम करें, कोई जिम जाएं या कोई रनिंग करें या कोई एक्सरसाइज करें, उससे भी हमारी बॉडी में हीट पैदा होती है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी कि हम एक्साइटमेंट में हो जाएं, यदि हम किसी तरह की कोई सडन एक्साइटमेंट हमें आए, तब भी हमारी बॉडी हीटअप होती है। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, इससे भी हमारी बॉडी में हीट पैदा होना और उसका कम होना इसकी वजह से होता है। डिजीज्ड कंडीशन, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई वायरस किसी तरह का बॉडी के अंदर चला जाता है, तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए हमारी बॉडी हीटअप होती है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को हीटअप करता है, हीट बढ़ जाती है ताकि उस वायरस को किल किया जा सके। लूज कैसे करते हैं हम हीट को? स्किन के थ्रू। जैसे जब बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी तो ब्लड जो है, ब्लड टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर ब्लड टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर वाला फ्लो जब हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन मिलेगा कि ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। हाइपोथैलेमस ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, जिसके थ्रू वो सिग्नल्स बाकी बॉडी तक आएंगे और स्किन तक आएंगे, और स्किन हीटअप होके उसको बाहर निकाल देगी, जिस कंडीशन में हम कहते हैं कि फीवर आ गया और टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का। इसी तरह से लंग्स हैं, जब ऐसा होगा तो सेम कंडीशन में हम ब्रीथ लेते हुए हमारी सांसें गर्म हो जाएंगी। हम अगर किसी को फीवर हो तो उसकी सांसें गर्म हो जाती हैं, क्योंकि वो बॉडी से हीट निकल रही होती है बाहर, बॉडी उसको निकालती है सांसों के थ्रू। किडनीज, सेम कंडीशन में किडनीज भी, ब्लड में से जब प्यूरिफिकेशन होगी तो जो वाटर बाहर आएगा उसका टेम्परेचर हाई होगा, वो बढ़ा हुआ होगा, इसलिए क्योंकि वो हीट को लेके बाहर आ रहा है। सेम बाउल से जब हम स्टूल पास करेंगे तो स्टूल में भी वो हीट बाहर आएगी। तो अब इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बनेगा। नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम फ़ारेनहाइट में काउंट करेंगे तो 98.6, यदि इसी को हम सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये मैं ओरली टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। यदि हम थर्मामीटर से टेम्परेचर देख रहे हैं तो हम थर्मामीटर से नॉर्मल जो वे होता है वो हम देखते हैं जीभ के नीचे थर्मामीटर रखने के बाद। जीभ के नीचे थर्मामीटर क्यों रखा जाता है? इसका कारण है कि सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो की सप्लाई हमारी टंग के नीचे वाले हिस्से में है, और इंटरनल बॉडी में अच्छा जो लेवल है हीट का यहाँ पे मेंटेन रहता है, तो इसलिए इसको यहाँ से ओरली प्रेफर किया जाता है देखना। तो अगर हम थर्मामीटर से ओरली टेम्परेचर को देखेंगे तो 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस हमारा आएगा। यदि हम रेक्टल से माने अगर जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर होता है, रेक्टल थर्मामीटर।
यदि हम उससे देखते हैं तो उसको एनएस के अंदर डाला जाता है, अबाउट 1.5 इंच के आसपास उसको अंदर डाला जाता है। ये सबसे एक्यूरेट माना जाता है बॉडी के टेम्परेचर को देखने के लिए। यदि हम इससे देखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर हमें मिलेगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमारे लिए नॉर्मल होगा अगर 99 वहाँ पे आ जाता है। अगर सेंटीग्रेड में देखेंगे तो इसमें ये आता है 37.5 डिग्री सेल्सियस रेक्टल का। ऐसे ही एक और वे हम होता है जो नॉर्मल यूज़ करते हैं टेम्परेचर देखने के लिए, थर्मामीटर को हम अपनी एक्जिला में लगा देते हैं और एक्जिला में जो लगाते हैं उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर हमें मिलता है वो मिलता है हमें 97.6। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पेशेंट के मुंह में हम थर्मामीटर नहीं लगा सकते, या जैसे मान लीजिए कि पेशेंट के मुंह में भी कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो थर्मामीटर पे ना आए, तो डॉक्टर प्रेफर करता है कि इसको इन्फेक्शन से थर्मामीटर को ना हो, ये जो इन्फेक्शन है ये थर्मामीटर में अगर कैच हो गया तो वो दूसरे को लगाएंगे तो वो दूसरे में भी जाएगा। तो उस कंडीशन में या कोई और ओरल नॉन हाइजीन कंडीशन हो या कोई इंजरी हो मुंह के अंदर, तो उस वजह से फिर डॉक्टर प्रेफर करता है एक्जिला में देखना। तो एक्जिलरी अगर टेम्परेचर हम देखेंगे नॉर्मल कितना मिलेगा हमें 97.6, और इसमें देखेंगे तो 36.4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा एक्जिलरी टेम्परेचर होता है। ये था बच्चों टेम्परेचर। इसके बाद बात आती है पल्स रेट की। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि टेम्परेचर मैंने पहले क्यों बताया, टेम्परेचर पहले क्यों आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब भी पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको एग्जामिन शुरू किया, तो आपके पास जो सबसे पहला वाइटल्स उसको आप उसका फील कर सकते हो वो उसका टेम्परेचर होता है, क्योंकि जैसे ही आप पेशेंट को हाथ लगाओगे तो आपको जो पहला वाइटल फील होगा वो होगा टेम्परेचर। उसके बाद आती है बात पल्स की। पल्स देखिए, पल्स रेट नॉर्मल जो हम मानते हैं 60 से लेके 100 के बीच में अगर आ रहा है पर मिनट तो वो नॉर्मल माना जाता है। एवरेज जो माना जाता है 72 पर मिनट एक नॉर्मल इंसान का पल्स रेट होता है। पल्स रेट है क्या, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फ्लो करता है बाहर आर्टरीज की तरफ, और आर्टरीज में जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर की वजह से वो फ्लो बनता है ब्लड का। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होके जब ब्लड फ्लो आर्टरीज में जाता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है। अब आर्टरीज अगर हवा में है या किसी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर है तो हम उसको फील नहीं कर सकते क्योंकि वो डीप होती हैं, लेकिन कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जो स्पेशली बोन सरफेस के ऊपर से निकल रही हैं। तो जब वो बोन सरफेस, जैसे मान लीजिए ये बोन है और ये आर्टरी है, तो अगर वो बोन सरफेस के ऊपर है और आप उसको ऐसे दबाएंगे, तो जब दबाएंगे तो ब्लड के फ्लो का जो चलना है वो आपको फील होगा। वो जो फीलिंग है उसी को हम बेसिकली कहते हैं पल्स रेट। अब पल्स रेट को देखते कैसे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पल्स रेट को देखते कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि पल्स रेट को हमने देखना कैसे है। पहले हम कुछ देख लेते हैं, ये बढ़ती क्यों है। मान लीजिए किस कंडीशन में बढ़ती आती है, तो वो मेनली ये ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट हो गई, कि खुशी का आ गया मौका और आप एक्साइटेड हो गए कि यार बड़ा अच्छा हो गया है, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाता है। या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी पल्स रेट आपका बढ़ जाएगा। या आप डर जाएं, फियर, या आप बहुत डर जाएं किसी कंडीशन से, आप अचानक से कुछ ऐसा हो गया और आप डर गए सडनली, तो उस कंडीशन में भी आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे पल्स रेट की दो कंडीशंस हैं। एक वर्ड है ब्रेडेकार्डिया। ब्रेडेकार्डिया का मतलब है अगर आपका हार्ट रेट, पेशेंट का हार्ट रेट आपको 60 से नीचे मिलता है, पल्स रेट अगर आपको 60 से नीचे मिलता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेडेकार्डिया। यही पल्स रेट अगर आपको 120 से अबव मिलता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है टेकेकार्डिया। अब पल्स रेट देखते कहाँ से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से हम नॉर्मली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पल्स रेट मैनुअल देखना बहुत ज़रूरी है आना आपको। अगर आप मैनुअल पल्स नहीं देख पाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उसके भरोसे रहेंगे तो बहुत गलत है। आपको हमेशा मैनुअल पल्स रेट देखना आना चाहिए। तो सबसे पहली जो होती है रेडियल आर्टरी, जहाँ से हम देख सकते हैं, कहाँ पे होती है, ये इन फ्रंट ऑफ रिस्ट। अब देखिए ये बच्चों आपकी रिस्ट है, ये आपका थंब है, यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला जो पॉइंट है, ये इसके बीच का ये पॉइंट, ये वाला, आपने तीनों फिंगर्स लेनी है, ये 3 फिंगर्स, और इन 3 फिंगर को कभी ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, इसको टिप, इसकी टिप रखनी है ऐसे यहाँ पे। जब आप ऐसे इसको रखेंगे तो आपको एक पल्पिटेशन फील होगी वहाँ पे कि कुछ धड़क रहा है, वही है पल्स।
जब आप तीनों फिंगर रखेंगे तो आपको इजीली फील हो जाएगा। और उसको ऐसे जस्ट लाइक ऐसे अगर आपका हाथ है तो आप इसको ऐसे रखें और इस तरीके से इसको दबाएं। इसको जब दबाएंगे आप तो क्या होगा कि आपको फील होगा कि कुछ धड़क रहा है, तो वो है बेसिकली पल्स। अब पल्स रेट को काउंट करना है आपने। काउंट करने के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। या तो आप इसको हाथ रखने के बाद घड़ी में 15 सेकंड के लिए काउंट कर लें। 15 सेकंड तक काउंट करते हैं तो जो रेट आए उसको 4 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका 1 मिनट का काउंट रेट होगा। या आप 30 सेकंड में कर सकते हैं तो फिर आप 2 से गुना कर दें, या फिर आप पूरा 1 मिनट तक उसको काउंट कीजिए। यदि आप 1 मिनट तक काउंट करेंगे तो आपका पल्स रेट 1 मिनट का आपका निकल जाएगा। दूसरी होती है टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन, वो यहाँ पर हमारे होती है। अगर आप यहाँ फील करेंगे आपको फील हो जाएगी। कैरोटिड आर्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, इस जगह पे, साइड ऑफ द नेक। आप बच्चे देखते होंगे CID जैसे एपिसोड होते हैं, उसमें अगर किसी की डेड बॉडी मिलती है तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, दया कुछ है क्या, तो यहाँ हाथ रखते हैं ना वो लोग। वो बेसिकली कैरोटिड आर्टरी को देखते हैं कि कैरोटिड आर्टरी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर ये नहीं चल रही तो इट मीन्स बंदे में कुछ नहीं है। उसके बाद आती है आपकी ब्रेकियल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है आपकी। अब इसकी पोजीशन मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी जो एल्बो है, एल्बो का ये जॉइंट है फ्रंट में। अब आप फ्रंट में जो अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर लाइन आ गई, सेंटर लाइन से इनर साइड पे। अगर इधर से देखेंगे तो इस तरफ अंदर, अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो आपने इस जगह पे ऐसे करके फील करना है। तीनों उंगलियां जैसे मैंने आपको वहां बताई थी, तीनों फिंगर्स को आप यहां पे रखेंगे तो आपको यहाँ पे भी टक टक वैसी ही सुनाई देगी, फील होगी कि कुछ धड़क रहा है। वो आपकी ब्रेकियल पल्स रेट है। जो BP मेजरमेंट हम करते हैं वो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू ही करते हैं। इसके बाद फिमोरल आर्टरी, टिबियल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी आपकी होती है ग्रोइंग्स में, जो आपकी जहाँ पे टांगे शुरू हो रही हैं, लेग्स का पार्ट जो शुरू होता है वो ग्रोइंग्स कहलाता है, वहाँ पे फिमोरल आर्टरी मिलती है। टिबियल आर्टरी होती है बिहाइंड द मीडियल मैलस। पेपियल आर्टरी एट द बैक ऑफ नी, यानी कि जो नी जॉइंट है, मान लीजिए ये आपका नी जॉइंट है। नी जॉइंट अगर नी आगे है तो इसकी बैक साइड पे पिछली तरफ अगर आप फील करें फिंगर के साथ तो वहां पे आपको ये आर्टरी फील होगी। डोर्सल पेडिस आर्टरी ऑन द फुट, ये पैर में जो आपका एंकल जॉइंट है उसके पास ये पाई जाती है। इसके बाद हम आएंगे बच्चों रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या है? रेस्पिरेशन रेट इज द एक्ट एट द ब्रीथ इन ऑक्सीजन, यानी कि इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को जब हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं, ब्रेथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब एक इंसान नॉर्मल 1 मिनट में 12 से 20 बार तक सांस लेता है, जो कि हमारा रेस्पिरेशन रेट कहलाता है। एवरेज अगर लिखी जाए तो 16 बार हम काउंट करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान का 16 बार सांस लेना जरूरी है 1 मिनट में। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये ज़्यादा हो जाए, यानी कि कोई इंसान 20 बार से ज़्यादा बार सांस ले रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है टेकेपीनिया। और अगर कोई 12 बार से किसी कंडीशन में 12 बार से कम सांस ले रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? ब्रेडेपीनिया। एपनिया का मतलब होता है टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि पूरी तरह सांस रुक गया, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपनिया। डिस्निया माने डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि वो बंदा सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा है किसी डिजीज की वजह से। कई बार सांस वैसे भी फूल जाता है कि आप रनिंग करके आए हैं, दौड़ के आए हैं या एक्सरसाइज करके आए हैं, उस कंडीशन में भी सांस रेस्पिरेशन रेट आपका ज़्यादा हो जाता है, बट वो टेम्पररी टेकेपीनिया होता है। उसके बाद बच्चों है BP की बारी। BP हमारा बेसिकली जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उस जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस फ्लो का बहने में, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 120/80 mmHg। अगर ये अपनी इस कंडीशन से बढ़ जाए तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन, और अगर इस कंडीशन से नीचे आ जाए तो वो कहलाती है हाइपोटेंशन। इसके अलावा मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर एक डिस्क्राइब करके डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, पूरा अच्छे से उसके अंदर ब्लड प्रेशर के बारे में समझाया हुआ है। लिंक उसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसको BP के लिए जानना चाहते हैं, उसके अंदर पूरा जान सकते हैं उसको देख के। BP को जो जांचने वाला यानी कि देखने वाला
जो मॉनिटर है उसका, उसको हम बोलते हैं स्फेग्मोमोनोमीटर, यानी कि जिसे हम बीपीओमीटर बोलते हैं, उसका बेसिक जो मेन नाम है वो है स्फेग्मोमोनोमीटर। मेरा ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाले समय में भी मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप